दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रीक सिविलाइजेशन की। यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में छोटे बड़े टापुओं से जुड़े भूभाग को यूनान कहते हैं। प्राचीन यूनानी सभ्यता का जन्म ईजियन सागर में स्थित क्रीट की सभ्यता से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि यूनान के निवासी उत्तर की ओर से संभवतः डैन्यूब नदी की घाटी से आए थे। ये कई अलग अलग समूहों में आए थे, पर बाद में ये सभी अपने आप को हेलेन कहने लगे। हेलेन का अर्थ होता है यूनानी। यूनानी सभ्यता को आर्यों ने हेरास नाम दिया था। पेरिक्लिच और भारतीयों ने इस सभ्यता को यूनान नाम दिया था। ग्रीक नाम रोमन वासियों ने दिया था। अब बात करते हैं प्रारंभिक यूनानियों के जीवन की। शुरुआत में अन्य सभ्यताओं की ही तरह यूनान के निवासी भी कबीले में रहते थे। कबीलों का स्वामी राजा कहलाता था। यूनानियों का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन था। इसके अलावा ये मिट्टी के बर्तन, तलवार और आभूषण बनाते थे। इनकी अर्थव्यवस्था वस्तु विनिमय पर आधारित थी। एक दूसरे की जरूरत का सामान ये आपस में अदल बदल कर लेते थे। जहाँ तक इनके धार्मिक जीवन का प्रश्न है, तो इन्होंने अपने देवताओं की कल्पना मनुष्य के रूप में की थी। इनके देवता मनुष्य के ही समान होते थे, पर अपेक्षाकृत ज्यादा शक्तिशाली होते थे तथा इनके देवता अमर समझे जाते थे। आकाश के देवता जियस थे। समुद्र के देवता को पोरन कहते थे। अपोलो सूर्य देवता थे। डायोनिसस शराब के देवता थे। प्रारंभिक यूनानियों का विश्वास था कि देवता लोग ओलंपिस पर्वत पर निवास करते हैं। प्रत्येक घर का सबसे बड़ा सदस्य ही पूजा पाठ संपन्न कराते थे। इन लोगों का कोई पुरोहित या पंडित नहीं होता था। लगभग 800 बीसी तक यूनानी लोग लिखना नहीं जानते थे, इसलिए इनकी जो भी कथाएं थीं वे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से ही प्रचलित होते गईं। इलियड इनकी एक प्रसिद्ध लोक कथा है, जिसमें एशिया माइनर के पश्चिमी तट पर ट्रॉय नामक नगर के विकास और नाश पतन की कहानी का वर्णन है। बाद में जब लिपि का विकास हो गया तो कवियों ने इन कहानियों को लिखा। यूनानी लोगों को जोखिम के कार्य, युद्ध और विजय अभियान करने में बड़ा मजा आता था। इनका पसंदीदा शौक रोमांचक और खतरनाक कार्यों को करना था। यूनानी सभ्यता का जनक डायनोसियस को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार प्रारंभिक यूनान का नगरीकरण हुआ। तो 800 बीसी के लगभग कुछ यूनानी कबीलों और ग्रामों के समूह ने मिलकर नगर राज्यों का रूप ले लिया। इन नगर राज्यों में प्रमुख थे एथेंस और स्पार्टा। इनके अलावा मकदूनिया, कोरिंथ और थीव्स आदि भी थे। ये सभी नगर राज्य अलग अलग द्वीपों में स्थापित हो गए। इन नगर राज्यों में पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी राजा राज्य करते थे। कुछ समय बीतने पर जमींदार वर्ग के लोग जो काफी धनी थे, अमीर थे, उन लोगों ने सारी राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में ले ली और निचले वर्ग पर अत्याचार करने लगे। अब इन जमींदारों की शक्ति को कम करने के लिए मध्यम वर्ग के जो लोग थे, जिनमें व्यापारी, शिल्पकार, वास्तुकार वगैरह थे, वे गरीब किसानों से मिल गए और जमींदार वर्ग से संघर्ष करने लगे, जिसके फलस्वरूप इन नगर राज्यों में तानाशाहों का उदय हुआ, जिन्हें यूनानी लोग टायरेंट कहते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और जैसे राजा के हाथ से सत्ता धनी जमींदारों के हाथ में चली गई थी, फिर जमींदारों के हाथ से राजनीतिक शक्ति तानाशाहों के पास चली गई, उसी प्रकार समय के साथ इन तानाशाहों की सत्ता भी समाप्त हो गई और अधिकतर राज्यों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। साथ ही कुछ राज्यों में अल्पतंत्र की भी स्थापना हुई। अल्पतंत्र राज्य के धनी व्यक्तियों द्वारा संचालित तंत्र था, जिसमें धनी लोग ही राज्य के फैसले लेते थे, वे ही शासन चलाते थे। अब बात करते हैं स्पार्टा नगर राज्य की। स्पार्टा अपने आप में एक अलग तरह का राज्य था। पर्वत श्रेणियां इसे अन्य नगर राज्यों से पूर्णतः अलग करती थी। स्पार्टा का समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला स्पार्टा वंशी, जो कि स्पार्टा के मूल निवासी थे। दूसरा पेरियोसी, जो स्पार्टा वंशियों से पराजित होकर उनकी अधीनता स्वीकार कर लिए थे। तीसरा हेलोट, जो कि दास थे।
ये ही सारे कार्य करते थे क्योंकि स्पार्टा के लोग तो निरंतर युद्ध प्रशिक्षण में लगे रहते थे। स्पार्टा में निरंकुश सैन्य राजतंत्र था, पर स्पार्टा की सीनेट, जिसे गेरूसिया कहा जाता था, उसका राजा पर नियंत्रण होता था। एफोर स्पार्टा की सैन्य शासन परिषद थी, जिसमें 5 सदस्य होते थे। फ्री मैन स्पार्टा के स्वतंत्र व्यापारी होते थे। स्पार्टा के शासक लाइकर्गस ने पहली बार वहां के नागरिकों को संविधान प्रदान किया था। स्पार्टा के निवासी कुशल योद्धा होते थे, इसलिए पूरा स्पार्टा राज्य ही सेना था। स्पार्टा के राजाओं का मुख्य कार्य बस सेना का नेतृत्व करना था। स्पार्टा का शासन सेना के द्वारा सेना के हितों को ध्यान में रखकर ही चलाया जाता था। सभा के सदस्य वे ही नागरिक हो सकते थे जिनकी आय इतनी होती कि वे सेना में एक नियत स्तर के पद पर नियुक्त होने के अधिकारी होते थे। स्पार्टा में दास प्रथा भी थी। अधिकतर दास विदेशों से भी लाए गए थे, तो वे रह रहकर विद्रोह कर देते थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए सेना की आवश्यकता पड़ती थी राजा को, और सेना, जो कि बैरक में ही लगभग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते थे, स्वयं भी दासों की तरह ही रहते थे। स्पार्टा के सभी निवासी 7 वर्ष की उम्र से 60 वर्ष की उम्र तक बैरक में रहते थे। 7 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र तक बैरक में एक अनुशासित जीवन जीते थे। यहाँ पर इन्हें सैन्य शिक्षा दी जाती थी। 7 वर्ष के बच्चे को भी बड़े कठोर नियमों का पालन करना पड़ता था। बच्चों को कठोर परिस्थितियों में रखा जाता था और कठोर श्रम कराया जाता था, ताकि वो शारीरिक और मानसिक तौर पर कठोर बन सके। बैरक में वे नित्य सैन्य अभ्यास किया करते थे। बिना अनुमति के स्पार्टा के लोग बैरक से बाहर नहीं निकल सकते थे। बाहर निकलना भी हो तो बिना हथियार के नहीं निकल सकते थे। स्पार्टा निवासियों को व्यापार और विदेश यात्रा की भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि राजा को लगता था कि नए विचारों के आने से उनकी जीवन पद्धति नष्ट हो जाएगी। स्पार्टा के निवासी हमेशा लड़ने में ही व्यस्त रहते थे, इसलिए दासों की आवश्यकता पड़ती थी। दूसरे कामों को करने के लिए राजा को अपनी प्रजा से बस यही अपेक्षा रहती थी कि स्पार्टावासी कुशल लड़ाके के तौर पर रहें। अब बात करते हैं दूसरे प्रमुख यूनानी राज्य एथेंस की। एथेंस स्पार्टा से बिल्कुल अलग तरह का राज्य था, चूंकि यहाँ सैन्यवाद का विकास नहीं हुआ था। एथेंस के लोगों ने व्यापार में बहुत उन्नति की, जिसके कारण यहाँ शहरी सभ्यता का विकास हुआ। एथेंस में पहले राजतंत्र था, लेकिन 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में यहाँ धनी व्यक्तियों के अल्पतंत्र की स्थापना हुई। एथेंस का समाज भी 3 वर्गों में बटा था: नागरिक, मेंटिक और दास। नागरिक, जिनके माता पिता दोनों एथेंस मूल के थे। मेंटिक, जो कि विदेशी थे, बाहर के लोग थे, वे मेंटिक कहलाते थे। दास, जो कि मजदूर व कृषक वर्ग के लोग थे। यहाँ कुलीन वर्ग और दास वर्ग के अतिरिक्त कुछ अन्य स्वतंत्र लोग भी थे, जैसे कि कृषक, व्यापारी, शिल्पकार। तो ये स्वतंत्र नागरिक डेमोस कहे जाते थे। अब इन स्वतंत्र नागरिकों ने संघर्ष करके एक स्वतंत्र सत्ता की स्थापना एथेंस राज्य में कर दी। इन्होंने शासन चलाने के लिए एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया 594 बीसी में, जिसका नाम था सोलन। सोलन ने बहुत सारे सुधार के कार्य किए एथेंस में। उन्होंने गिरवी प्रथा को समाप्त कर दिया। ऋण न चुकाने के कारण जो नागरिक दास बन गए थे, उन्हें मुक्त कर दिया गया। दूसरे देशों से जो दास आए थे, उन्हें भी वापस अपने देश भेज दिया गया। न्याय व्यवस्था को सोलन ने एक सुचारू रूप दिया। सोलन के अलावा क्लेसनीज हुए, जिन्होंने एथेंस वासियों को सर्वप्रथम नागरिक अधिकार प्रदान किए, जिसके कारण उन्हें एथेंस में लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। एथेंस के कानूनों को सर्वप्रथम लिखित स्वरूप ड्रेको ने प्रदान किया था। अब बात करते हैं पेरिक्लिस के काल की, जो यूनानी सभ्यता का स्वर्ण काल कहलाता है। 469 से 429 बीसी में पेरिक्लिस के नेतृत्व में एथेंस का लोकतंत्र उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया। इस लोकतंत्र में एक सभा 10 जनरलों को चुनती थी और ये जनरल सभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस कारण यहाँ तानाशाही नहीं हो सकती थी। जज का पद
सभी वर्गों के नागरिकों में लॉटरी द्वारा चुना जाता था। इस प्रकार सब साथ में मिलकर एथेंस का शासन चलाते थे। यहाँ के लोकतंत्र में केवल नागरिकों को ही राजनीतिक अधिकार व स्वतंत्रता प्राप्त थी। पेरिक्लिस के शासनकाल के दौरान एथेंस के सर्वांगीण विकास ने पूरे ग्रीक इतिहास में एक नया इतिहास बनाया था। लोकतंत्र सरकार, कला, वास्तुकला, साहित्य, शिक्षा, नाटक, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में पेरिक्लिस के युग ने अपनी छाप छोड़ी थी। अब बात करते हैं दो प्रमुख युद्धों की। 5वीं सदी ईस्वी पूर्व में एथेंस को 2 युद्धों में फंसना पड़ा, जिसके कारण यहाँ लोकतंत्र की समाप्ति हो गई। पहला मराथन युद्ध, दूसरा पेलोपोनेशियन युद्ध। मराथन युद्ध के बारे में बात करते हैं। यह युद्ध ईरान के शासक दारा द्वारा, जिसने भारत पर भी प्रथम विदेशी आक्रमण किया था, तो दारा और पूरे यूनान के राज्यों के बीच ये युद्ध हुआ था। एथेंस के नेतृत्व में यूनान के बाकी सारे राज्य, स्पार्टा, मैसिडोनिया, थीव्स, कोरिंथ, सभी ने मिलकर यह युद्ध ईरान के विरुद्ध लड़ा था। 490 बीसी में यह मराथन युद्ध हुआ था। मराथन एक जगह का नाम है जहां पे ये युद्ध हुआ था। दारा ने पूरे एथेंस में आग लगा दी थी और तहस नहस कर दिया था पूरे एथेंस को। लेकिन इस युद्ध के बाद एथेंस यूनान के सभी राज्यों में प्रमुख बन गया। दूसरा है पेलोपोनेशियन युद्ध। यह युद्ध लगभग 27 सालों तक चला, 431 बीसी से 404 बीसी तक। यह युद्ध एथेंस और स्पार्टा के बीच अपने वर्चस्व को लेकर हुआ था। मराथन युद्ध के बाद एथेंस प्रमुख राज्य बन गया था, तो स्पार्टा को यह बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि स्पार्टा खुद सैन्यवादी राज्य था, तो कोई और राज्य उस पर शासन करे, ये बात स्पार्टा को पसंद नहीं आई और दोनों राज्यों के बीच अपने वर्चस्व को लेकर ये लड़ाई सालों तक चलती रही। इस युद्ध के कारण अंततः एथेंस का पतन हो गया और जैसे ही एथेंस का पतन हुआ, वैसे ही यूनान की महान संस्कृति का भी पतन होना शुरू हो गया। अब बात करते हैं कि एथेंस के पतन के बाद यूनान में क्या हुआ। तो एथेंस की हार के बाद मैसिडोनिया राज्य उभर कर सामने आया। मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने यूनान के अधिकतर राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। फिलिप का पुत्र सिकंदर था, जो कि 20 वर्ष की आयु में विश्व विजय करने निकल पड़ा था। सिकंदर ने उस समय के सबसे महान और शक्तिशाली ईरानी साम्राज्य को तहस नहस कर दिया और उस पर अपना अधिकार कर लिया, और साथ ही यूनान के जो भी राज्य बचे हुए थे उन पर भी उसने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 323 बीसी में 32 वर्ष की आयु में भारत से लौटते हुए बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर की मृत्यु के बाद उनके सेनापतियों ने उनके राज्य को आपस में बांट लिया था। एक सेनापति सेल्यूकस था जिसे ईरान, मेसोपोटामिया और सीरिया तथा भारत के जीते हुए जो क्षेत्र थे वो प्राप्त हुए थे। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया। सिकंदर का एक सेनापति टॉलमी था। वह मिस्र, फिलिस्तीन और फिनिशिया का शासक बना। टॉलमी ने सिकंदरिया शहर में जो कि सिकंदरिया शहर सिकंदर ने बसाया था, तो सिकंदरिया शहर में कला, साहित्य और शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया। सिकंदरिया में उसने शिक्षा की देवी का एक मंदिर भी बनवाया था, जिसे म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। अब 146 बीसी से 30 बीसी के बीच रोम के लगातार आक्रमण होने शुरू हो गए। यूनानियों का सारा प्रदेश और उनका साम्राज्य अब रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे कि विश्व को यूनानी सभ्यता की क्या देने हैं। धन्यवाद।